गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ कैसे हैं आप। एक विद्यार्थी लिख रहा है हम बिहार से हैं। बहुत सही। गुड। शुरू करते हैं सर। एक बार कंटेंट आपका अपलोड कर लें। प्लेट्यू प्लेन्स ये हो गया और इससे आगे वाला भी अभी कर लेते हैं और ये रहा। ठीक है। हाँ जी, स्वागत है सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के इस सेशन में आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको हमेशा की तरह जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए बताने का प्रयास पहले किया जा रहा है और वो है 3 डॉट थ्योरी। मेरी जो भी क्लास का कंटेंट है वो मेरी क्लास जहां शुरू होती है उसके बगल में 3 बिंदियां आपको दिखाई देंगी। उन 3 बिंदियों पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा और डाउनलोड नाउ के ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। उनमें से एक होगा विद एनोटेशन, एक होगा विद एनोटेशन और दूसरा होगा विदाउट एनोटेशन, दूसरा होगा विदाउट एनोटेशन। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे विद और विदाउट के। डाउनलोड नाउ के ऑप्शन में आपको ये 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। उनमें से विदाउट एनोटेशन के अंदर आपको वो चीजें दिखाई देंगी जो कि मैंने अपने हाथ से नहीं लिखी हैं और एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स हैं, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, ये स्लाइड्स हैं, इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी इन स्लाइड्स को मैं आप लोगों को एक A4 साइज के पेपर में बनवा करके अलग से भी उपलब्ध करवाता हूं, जो कि आप प्रिंट निकलवाने के काम में अलग से ले सकते हैं ताकि कम पैसे खर्च हों और आपको क्लास का क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है भैया, चलिए सर। तो स्वागत है सभी मित्रों का जो इस समय मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, सभी विद्यार्थियों का। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन्हें मैं याद दिला दूं कि आपको मेरी क्लासेस कैसे ढूंढनी है, कैसे आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी। आपको मेरी प्रोफाइल पर जाना है, जहां पर आपको अंकित अवस्थी दिखाई दे आप वहां जाइए और अंकित अवस्थी जहां प्रोफाइल दिखाई दे उसके नीचे ही आप देखिएगा मेरी पूरी की पूरी, एक तो वहां पर मुझे फॉलो करने का बटन आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप वहां पर फॉलो का बटन क्लिक करेंगे तो आपको वहीं से ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे मेरी सारी क्लासेस के। तो मेरी प्रीवियस क्लास, मेरी रनिंग क्लास, मेरी जहां जहां जो क्लास चल रही है वहां पर आपको सारी क्लासेस दिखाई दे जाएंगी। ठीक है भाई, डन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है कमेंट ऑफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक बार के लिए जो नए बच्चे आए हैं उनके साथ में वार्ता कर लेता हूं। कल मैंने कहां तक बता दिया था, मैं ये बता देता हूं। एक बच्चा जो है वो बार बार मेवाड़ मारवाड़ लिख रहा है, एक बार उसकी बात भी सुन लेते हैं। विशाल अंबेडकर, मेवाड़ मारवाड़ अरावली के कहाँ थे? मेवाड़ बेटा ईस्ट में है, मारवाड़ वेस्ट में है। ठीक है, हाँ जी विशाल। और चलिए सर, साप्ताहिक करंट अफेयर बेटा डाला तो था, वो तो मैंने डाल दिया था टेलीग्राम पर। रिफ्रेश करता हूँ, लीजिए पढ़ाई जा रही है, इन्हें आप तसल्ली से समझेंगे। एक बार के लिए पोल में पार्टिसिपेट कर दीजिए, बताइए कि क्या आपको सही से सुनाई दे रहा है। सभी लोग तसल्ली से बता दें कि क्या आपको सही से सुनाई दे रहा है। वर्ड ज्योग्राफी भी बेटा आपको क्लास के नीचे दिखाई दे जाएगी, जहां मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी ना, वहां पे। चलिए सर शुरू करते हैं। आइए सर शुरू करते हैं। मैं कर रहा हूं चैट ऑफ और यहां से आगे बढ़ रहा हूं। कल मैंने ये सब चीजें करा दी थी, भावा तराई ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम चल रहे हैं आपके साथ में थोड़ा सा आगे। क्या है देखिए ध्यान से जी, ये सब बातें मैं बता चुका हूं, आपने होपफुली पढ़ भी ली होंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है केवल इतना सा समझ लीजिए कि जब कभी आप लोगों ने घर पर भी कभी ग्लास में पानी लेकर के उसे तेज फेंका होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। जब आपने कभी ग्लास का पानी लेके जमीन पर तेजी से फेंका होगा तो पानी भले ही वॉल्यूम में ज्यादा रहा हो लेकिन वो दूर तक एक सीध में जाता है। पानी भले ही ज्यादा हो लेकिन दूर तक वो एक सीध में जाता है। लेकिन अगर वो पानी आपसे हल्के से धीरे से वहां गिर जाए, किस जगह गिर जाए, किसी जमीन पर गिर जाए, तो वो पानी वहां से आराम आराम से तमाम दिशाओं में फैलता है। यानी कि अगर मैं एक बूंद के रूप में पानी को गिराऊं कुछ इस प्रकार से, तो यहां से हो सकता है ये इधर की तरफ भी बहे, इधर की तरफ भी बहे, लेकिन हाँ ये तय है कि ये जो अपना ढाल है उस तरफ बहेगा, लेकिन ढाल की तरफ बहते समय इसके पास कोई नियत स्थान या नियत दिशा नहीं होगी। यदि पानी जो तलों में जो पानी बह रहा है मैदानों में,
अगर वो पानी तीव्र गति से बह करके समुद्र में मिले, दोबारा सुनिए, अगर पानी जो पहाड़ों से उतर कर आया है वो तीव्र गति से यानी तेजी से चलता हुआ समुद्र में मिले, जैसे अरब सागर में मिल जाए, अरेबियन ओशन में मिल जाए या बंगाल की खाड़ी में मिल जाए, तेजी से मिले अगर, तो मेरे प्यारे साथियों ये अपनी जमीन पर बहुत गहरे गड्ढे बनाते हुए निकलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बाल्टी में पानी ले जा करके आप अपने बाहर जमीन में, जहां पर भी सड़क है, सड़क के किनारे मिट्टी है, वहां तेजी से डालेंगे तो वहां गड्ढा बन जाता है। अगर पानी इस प्रकार से नदी के किनारे निकले, मतलब इस प्रकार से समुद्र तक जाए तेजी से, तो मेरे प्यारे साथियों उस बने हुए स्थान को हम एस्चुरी कहते हैं। थम्स अप कर दीजिए अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो। उस स्थान को जहां पर गहरी खांच बन गई है उसे हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों अगर ये पानी आराम से बहाया जाए, यानी आराम से बहाने का मतलब है कि इसका कोई मोटिवेशन नहीं है, प्लेन पूरी तरह समतल हो चुका है, तीव्र ढलान नहीं है, ढलान की एब्सेंस में पानी बह रहा है, और अगर पानी इस प्रकार से बहे तो वो तमाम प्रकार से दिशाओं में विभक्त हो जाता है। यही कारण है कि गंगा जब यहाँ पहुंचती है बांग्लादेश में, या हुगली जब पहुंचती है बंगाल में, तो वो बहुत सारी छोटी 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 वितरिकाओं में बदल जाती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटरी जिसमें नदियां अपना पानी विभक्त कर लेती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। तो ये नदियों में जब डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है तो यहाँ पर पंजे हाथ, मतलब पक्षी के पंजे के आकार की संरचना बनती है। पक्षी के पंजे की आकार की बनी हुई संरचना को हम बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं, पक्षी के आकार का पंजा कहते हैं, ठीक है ना, बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। चूंकि मेरे प्यारे साथियों नदी इसके माध्यम से बंगाल की खाड़ी में मिलने जा रही है और यहाँ पर पानी बहुत आसानी से बह रहा है, इसलिए यहाँ पर कई बार वाटर लॉगिंग की समस्या भी उत्पन्न होती है, यानी कि जमीन के बीच में ही पानी रुका रह जाता है, ऐसा फील होता है जैसे पानी बह ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति के कारण जमीन और पानी का एक ऐसा सम्मिश्रण बनता है जिससे दलदली भूमि बन जाती है, और इसी दलदली भूमि पर मैंग्रोव वनस्पति पैदा होती है। यही कारण है कि दुनिया एशिया का सबसे बड़ा जो सुंदरबन डेल्टा है वो असल में इसी जगह पर उपस्थित है जो कि आप लोगों के सामने है, यानी कि बंगाल का जो डेल्टा है यहाँ पर सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि दलदली भूमि में उत्पन्न होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की खास बात ये होती है कि यहाँ चूंकि पानी में, यहाँ पर चूंकि जमीन में इतना पानी है कि जमीन में जो घुलित ऑक्सीजन चाहिए थी जड़ों को, वो घुलित ऑक्सीजन अनुपस्थित हो गई है। इस कारण से जड़ें जमीन से बाहर निकल के चली आती हैं, और जब जड़ें जमीन से बाहर निकल चली आती हैं कुछ इस प्रकार से, तो मेरे प्यारे साथियों इन जड़ों के किनारे जो हैं वो श्वसन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जड़ों के किनारे जो श्वसन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं इन्हें हम न्यू मेटाफोर कहते हैं, इन्हें हम न्यू मेटाफोर कहते हैं। इनके माध्यम से जड़ें जो हैं वो श्वसन कर पाती हैं। तो न्यू मेटाफोर जो जड़ें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी मैंग्रोव वनस्पति की जो सबसे खासियत है उसमें न्यू मेटाफोर जड़ों का पाया जाना प्रमुख है। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों एक बहुत ही बेसिक सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है कि देखिए आपको पहले तो ये समझ में आना जरूरी है क्या कि आफ्टर ऑल प्लेन बनते कैसे हैं। मैंने कहा हिमालय हो, वेस्टर्न घाट हो, अरावली हो, विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, इन ऊंचाइयों से जब जब पानी बहेगा तो नदियां बनेंगी। बोले बन गई सर। नदियां बनेंगी तो पथरीले मार्ग से निकलेंगी या जमीन से निकलेंगी तो अपने साथ मिट्टी को बाहर ले जाएंगी। बिल्कुल सर, बहा के ले गई। जब मिट्टी को बहाकर ले गई तो इस मिट्टी को वो कहीं जमीन पर किसी समतल स्थान पर जमा देंगी। बिल्कुल जमा दिया सर। जब मिट्टी अथवा समतल स्थान पर उसे जमा दिया तो एक प्लेन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? एक प्लेन का, एक मैदान का निर्माण हुआ। मेरे प्यारे साथियों जब गंगा अपने साथ में मिट्टी बहाकर लाई तो गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। जब यमुना अपने साथ मिट्टी बहाकर लाई तो यमुना के मैदान का निर्माण हुआ। जब सिंधु नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर ले गई, यानी कि सिंधु के साथ में 5 नदियां सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी और झेलम ये अपने साथ, चेनाब ये अपने साथ मिट्टी बहाकर ले गई तो सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हर नदी के कारण मेरे प्यारे साथियों मैदान का निर्माण तो होता है। इस मैदान के निर्माण को हमने विस्तृत रूप से गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान नाम दे दिया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों जब भारत के तटवर्ती इलाके
जो समुद्र तट पर स्थित हैं, वहां पर उपस्थित है पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें से वेस्ट की तरफ है वेस्टर्न घाट, ईस्ट की तरफ है ईस्टर्न घाट। और उन पर्वतों की वजह से यदि पानी बहकर के अरब सागर, क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरे, तो ये अपने तट पर भी इन्हीं प्रकार से तटीय मैदानों का निर्माण करेंगे। इन नदियों के द्वारा अपने तटों पर किए गए मैदान को हम तटीय मैदान कहते हैं। और ये मैदान केवल इन्हीं तटीय मतलब इन्हीं नदियों से उत्पन्न नहीं होते जो कि अपने निकटस्थ जो पर्वत है उनसे उतर के आई हो, अपितु कहीं से भी नदी चल करके जब समुद्र में मिलने आई थी तो उसने मिट्टी को डिपॉजिट किया होगा और उसके कारण मैदान का निर्माण हुआ होगा। तो मैदान के इसी निर्माण के क्रम को हम भारत के अंदर दो भागों में पढ़ते हैं। एक का नाम है वेस्टर्न घाट और एक का नाम है ईस्टर्न घाट। आपको मैंने दिशा ज्ञान करा रखा है, अगर याद हो तो देख लीजिएगा। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट होता है। भारत को अगर हम ध्यान से देखें तो ये है आप लोगों का वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट के अंदर प्रमुख रूप से 4 जगहों में इसको विभक्त किया जाता है। सबसे ऊपर की तरफ यानी वेस्ट में नॉर्थ की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है काठियावाड़ कोस्ट। मेरे प्यारे साथियों, काठियावाड़ कोस्ट असल में गुजरात में स्थित नदी के किनारे हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये रहा काठियावाड़ कोस्ट। वेस्ट के जो मैदान हैं उनमें सबसे ऊपर है काठियावाड़ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट के नीचे की तरफ है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के नीचे की तरफ है कन्नड़ कोस्ट और उसके नीचे की तरफ है कन्याकुमारी कोस्ट। अब इन्हें थोड़ा सा लोकलाइज करके भी पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम आपके सामने बात करते हैं इन कोस्ट की तो इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में कुछ इस प्रकार देखा जा सकता है। जब हम काठियावाड़ कोस्ट की बात करते हैं तो ये काठियावाड़ कोस्ट इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। किस किस में? सबसे नॉर्थ में मेरे प्यारे साथियों स्थित है कच्छ का कोस्ट। याद रखिएगा, ये गुजरात का वो हिस्सा है जहां पर कच्छ स्थित है। कच्छ, रण ऑफ कच्छ, जहां पर जाकर के लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। अगर आपको याद हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बताई है, लूनी नदी जो कि अनपस्थ नदी कहलाती है वो इस कच्छ में जाकर के विलुप्त हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इसी कच्छ से लगता हुआ यहाँ पाकिस्तान है और कच्छ और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर सर क्रीक स्थित है। एक जगह है, पानी का एक क्षेत्र है, एक पानी की सकरी गली है जिसे हम सर क्रीक कहते हैं, वो स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, ये विवादित स्थल है। इसके बाद जो मैदान है ये कच्छ का मैदान है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो खाड़ी है ये कच्छ की खाड़ी है। इस खाड़ी के बाद में मेरे प्यारे साथियों फिर से एक मैदान है, असल में गुजरात के, और गुजरात का जो तट है असल में उसे मैदान नाम दिया गया। तो असल में वो मैदान जो है वो क्या कहलाया? काठियावाड़ मैदान कहलाया। तो काठियावाड़ से ऊपर कच्छ, फिर काठियावाड़, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये खंबात की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी से लेकर के तापी नदी तक, नर्मदा और तापी यही आकर के गिरती हैं। तो तापी नदी तक मेरे प्यारे साथी, ना हो मुझे पता है, परेशान ना हो, मुझे पता है, बफर आ गया है, परेशान ना हो, बफर आया है मुझे पता है, वेट करिए, बीच में बफर आया था, वेट करिए, मुझे पता चल गया, वेट करिए, परेशान मत होइए, दोबारा से बोल दूंगा सारी चीजें। रुकिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये किसके कारण था। मेरे कारण था कि नेटवर्क इशू था। 1 मिनट, परेशान मत होइए, आपकी प्रेजेंस मुझे मिल गई, एकदम गोली सी चला दी आपने। हाँ जी, आवाज प्रॉपर। अब मेरे पास इंटरनेट सही है। आप एक बार बताइए जल्दी से कि हाँ भाई, क्या आपको अब सही से सुनाई दिखाई दे रहा है? यस और नो में बताइए, क्या आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है? पहले पोल में बताइए, मैं वापस से रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए मैं दोबारा से बोल देता हूँ, परेशान मत होइए, है ना। आप बहुत समझदार हैं और आपको अपना भविष्य कैसे निर्माण करना है ये आपको पता है। यही कारण है कि आपने पेशेंस से खुद से कहकर के चैट ऑफ करवाने की प्राथमिकता दी। आप सभी का बहुत सम्मान है मेरे मन में, क्योंकि आप जैसे जुझारू बच्चे ही हैं जो कि अपने लक्ष्य के लिए इतने समर्पित हैं कि उन्हें पता है उनके लिए अच्छा क्या है ना। तो आप सभी का मैं सम्मान करता हूँ और मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक बार वापस से आपको सारी बातें याद करा देता हूँ, ठीक है बेटा। आइए देखिए बच्चों, ये जो गुजरात आपको दिखाई दे रहा है
इसमें सबसे ऊपर कौन सा था? कच्छ का प्लेन था। हम सब करते चलिए, ये बातें अगर समझ में आ रही हो तो, है ना। ये ऊपर की तरफ हो गया कच्छ का प्लेन बेटा। कच्छ के प्लेन के नीचे हो गया काठियावाड़। देखिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ ताकि आपको भविष्य में याद रहेंगी। काठियावाड़ क्या है बेटा? गुजरात के अंदर एक क्षेत्र भी है, रीजन भी है, काठियावाड़ क्षेत्र भी है। और मैं इसके बारे में अपनी कुछ यादें बता देता हूँ आपको ना। वंस अपॉन ए टाइम आई हैव बीन देयर इन काठियावाड़। तो मैं कभी किसी काम से अपने दोस्त के पास, मेरा एक दोस्त मेजर है, मैं उनके पास गया हुआ था। तो वहां मत होइए, इंटरनेट बीच बीच में जा रहा है, फिर से टाइम आउट हुआ है, रुकिए। हम्म, इंटरनेट इशू था भाई ये, है ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं। फिर से पता चल जाएगा मुझे, आपके बने हुए चेहरे आते हैं, मुझे दिख जाता है कि हाँ हो गया है काम, है ना। ये बीच में टाइम लैग आ रहा है। वैसे तो मतलब स्पीड तो अच्छी है लेकिन टाइम लैग है। एक मिनट रुकिए। हम्म, वेट करिए। इंटरनेट की स्पीड जबरदस्त है लेकिन लैग बीच बीच में क्या आता है कि दिक्कत आ जाती है बेटा, है ना। 90 MBPS का डाउनलोड ही है, 90 MBPS का अपलोड है, दिक्कत आ जाती है, बीच बीच में लैग है। कोई नहीं, अभी रनिंग टेस्ट भी मैंने किया है, वो भी सब पर्याप्त है। चलें, अभी एक बार इशारा करिए, सब ठीक चल रहा है क्या? आप लोड मत लीजिए, अभी बस आप बता दीजिए मुझे थम्स अप करके सब ठीक है। परेशान मत होइए, आवाज आ रही है? थम्स अप करके बता दीजिए आवाज आ रही है। डन। तो मैं आपको काठियावाड़ से जुड़ी हुई एक बात बता रहा था कि हम लोग जो है वो इस जगह किसी एक रेस्टोरेंट में गए थे। और जब हम रेस्टोरेंट में गए गुजरात के अंदर, तो वहां पर उस व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप कौन सी थाली खाना पसंद करेंगे। हमने कहा थाली तो थाली होती है, मतलब चांदी की थाली, सिल्वर की थाली, कौन सी थाली पूछ रहे हैं। बोले यहाँ पर एक थाली फेमस है, काठियावाड़ी थाली। पंजाबी थाली खाएंगे, गुजराती खाएंगे, काठियावाड़ी खाएंगे गुजरात में। तो हमने कहा हाँ भाई काठियावाड़ी बताओ क्या खास होता है उसमें। तो उन्होंने हमें काठियावाड़ी थाली जो है वो ऑफर की। तो काठियावाड़ी थाली जब ऑफर की, मैं कुछ यादें बता रहा हूँ ताकि आपको अब ये बातें याद रह जाएंगी। असल में इसका मकसद थाली से कुछ है नहीं, लेकिन कुछ बातें जो याद रह जाएं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने काठियावाड़ी थाली ऑफर की और थाली ऑफर करने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया आराम से। जो भी था उसके अंदर वो हमने खा लिया। लेकिन जब खाना खा लिया तब वेटर आता है हमारे पास में, और जैसे अपने घर पे अपनी मम्मी जिद नहीं करती अपन से कि बेटा ये और खा ले, बेटा थोड़ा सा और ले ले, है ना। तो कुछ उस प्रकार का उन्होंने हमारे साथ किया कि साहब ये और चखिए, ये इसमें एडिशनल है साहब, थोड़ा सा और लीजिए। यानी कि उसमें मनुहार थी। अगर आप समझते हैं मनुहार का मतलब क्या होता है, तो वहां पर मनुहार थी। और उस मनुहार के कारण वो काठियावाड़ जो क्षेत्र है वो फेमस है। तो गुजराती भाई जो मेरे साथ मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, अगर वो एग्री करते हैं इस बात से तो थम्स अप करिएगा कि इस क्षेत्र में मनुहार होती है ना। तो ये मेरा अनुभव था, और मैं वंस अपॉन ए टाइम पालनपुर गया था, मानेसर गया था। तो इन इन क्षेत्रों के बारे में मुझे जानने का मौका मिला था। तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि काठियावाड़ एक क्षेत्र है गुजरात के अंदर, काफी फेमस है। और तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे मारवाड़ मेवाड़ हमारे यहाँ क्षेत्र होता है राजस्थान में, ऐसे यहाँ का काठियावाड़ रीजन है। एनीवे, तो फिर से मैं चल रहा हूँ, होपफुली सभी अब चीजें दुरुस्त होंगी। एक बार हम फिर से अपनी गति पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे ऊपर है कच्छ, फिर है नीचे मेरे प्यारे साथियों काठियावाड़। काठियावाड़ के नीचे ये वाला है गुजरात रीजन, गुजरात प्लेन कहलाता है ये। इसके बाद है कोंकण प्लेन, मालाबार प्लेन। इस कोंकण प्लेन और मालाबार प्लेन को दो भागों में और बांटा जा सकता है, और वो क्या है? कोंकण, कन्नड़ और कन्याकुमारी कोस्ट। दोबारा से सुनिएगा, कोंकण, कन्नड़ और कन्याकुमारी कोस्ट। अब देखिए इस बात को समझने का प्रयास करिए। जब इसे इस प्रकार से विभक्त कर दिया गया तो गुजरात से लेकर कर्नाटक तक, यानी कि ध्यान से देखिए आप, तापी नदी से लेकर के, यानी यहाँ पर तापी नदी है, तापी नदी से लेकर के इस वाले क्षेत्र तक, कहां तक? ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है कर्नाटक का, इस पूरे तट को कोंकण तट कहा गया, कोंकण प्लेन कहा गया। आप लोगों ने एक बार एक टेस्ट दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने उस टेस्ट में आप लोगों से सवाल पूछा था
कि कोंकण तट कौन से स्थान पर है ना? तो उसमें ऑप्शन था नॉर्थ, नॉर्थ और क्या बोलते हैं मध्य यानी मिडिल, और साउथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जब सवाल पूछा गया था आप लोगों से पेपर में, मैंने टेस्ट लिया था आप लोगों का, अगर आपको याद हो, थम्स अप करिए अगर कुछ बात याद आ रही हो। तो मैंने ये टेस्ट पूछा था, तो कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा था कि सर आपने कुछ और बताया है और नोट्स में कुछ और लिखा है। वो चक्कर क्या है कि इस कोंकण प्लेन को मानने के दो तरीके हैं। क्या है? यदि इस पूरे को एक तरफ काठियावाड़ प्लेन मान लिया जाए, ये कोंकण प्लेन मान लिया जाए, और ये वाला कौन सा प्लेन मान लिया जाए आपका, मतलब मालाबार को प्लेन मान लिया जाए, मालाबार कोस्ट मान लिया जाए, तो इन तीनों में ये मध्य कहलाता है। जब इस क्लासिफिकेशन को तीन में लिया जाता है तो ये मध्य कहलाता है, मध्य स्थिति कहलाती है। लेकिन जब प्रमुखता से इन तीनों को लिया जाता है, किसको, यहां से, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, अलग अलग, मैं कह रहा हूं अलग अलग लोगों का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। उस स्थिति में ये कोंकण जो है ये तुलनात्मक रूप से, देखिए काठियावाड़ और कोंकण दोनों है, नीचे कन्नड़ और कन्याकुमारी है, यानी कि 2/2 में अगर आप बांट देंगे इसे, कौन से में बांट देंगे, काठियावाड़ और कोंकण, और नीचे ये क्या कहते हैं कन्नड़ और कन्याकुमारी, तो ये ऊपर की तरफ नॉर्थ कहलाता है और नीचे की तरफ साउथ कहलाता है। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, आपको मैंने दोनों तरीके से चीजें पढ़ा दी हैं। यदि ये चार प्रकार से तट को बांटने की बात पूछता है, यदि आपसे ये ऑप्शन देकर के पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि सर हमसे पेपर में पूछ लिया गया कि बताइए कोंकण तट कहां से कहां तक है, तो हालांकि ये क्लासिफिकेशन बहुत टफ हो जाता है कि सर हम कोंकण तट को केवल महाराष्ट्र और गोवा तक बताएं, ये गोवा तक है ये बताएं, या फिर तापी नदी से लेकर के हम लोग इसे उठा दें और महाराष्ट्र यहां तक कर्नाटक तक ले जाएं, कौन सा वाला तट हम बताएं सर? तो देखिए अगर इस वाले मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो ये दिखाई देता है कि तापी नदी के किनारे से लेकर के कर्नाटक के इस पर्टिकुलर मैंगलुरु स्थान तक ये पूरा की पूरा कोंकण तट है। तो देखिए ये दोनों ही बातें हैं, अगर गिवन इन दी ऑप्शन वो आपको ये दो स्थान देता है, कहां से, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ये तीनों मर्ज करके देता है ना, तो आपको ये वाले ऑप्शन नहीं देगा। कौन से ऑप्शन नहीं देगा? कोंकण और कन्नड़ को मिलाने वाले ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकी उपस्थिति में कन्नड़ ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत सारी किताबों में मिला, इसलिए मैं आपको लेकर के आया हूं। ये दोनों चीजें मान्य हैं, अलग अलग तरीके से, बिल्कुल वैसे ही। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को सहमति बताइएगा, हमने वेस्टर्न घाट को भी दो तरह से पढ़ा है। वेस्टर्न घाट को भी हमने नॉर्थ सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्कन सह्याद्री, याद करिए। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि एक और क्लासिफिकेशन है वेस्टर्न घाट का जिसमें कहा जाता है नॉर्थ सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री, और मैंने कहा था नॉर्थ सह्याद्री कलसुबाई इसकी हाईएस्ट पीक है। तो ये दोनों बातें मान्य हैं, आप दोनों को अवेयर हो जाइए और क्वेश्चन को देख करके आंसर करिएगा। मुझे जो चीज मिली मैं आपके सामने लेकर के आ गया, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ये क्या है, आप देख लीजिएगा, बाकी आपकी श्रद्धा है। सर किताबों के अंदर दोनों ही बातें लिखी हुई हैं, दोनों ही तरह से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, मैंने आपके सामने दोनों रख दिए हैं। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और कन्याकुमारी, ये एक ऑप्शन हो गया, और दूसरी तरह से कोंकण पूरा की पूरा उठा करके इधर डाल दिया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है सर। चलिए, तो अब मैं आपसे क्या कह रहा था, कोंकण तट, तो एक बार के लिए आप लोगों को मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट जो हमने आपको बता दिया, दूसरा जो है मेरे प्यारे साथियों उसका नाम है कोंकण कोस्ट। इसकी लोकेशन बस याद कर लीजिएगा, दमन से लेकर के नॉर्थ टू गोवा, दमन कहां है, नॉर्थ टू गोवा तक है मेरे प्यारे साथियों, दमन इन दी साउथ। तो ध्यान से देखिएगा, गुजरात का जो अंतिम पॉइंट है ना वहां पर दमन है, वहां से लेकर के नॉर्थ गोवा तक, यहां तक लेकर के क्या है, दमन से लेकर नॉर्थ गोवा तक कोंकण तट कहला है इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जिसमें इसे चार भागों में बांटा गया है। दोबारा से मैं आपको ये वाली इमेज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों चीजें ले आया हूं। ऐसी स्थिति में कुछ विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन आना लाजमी है, लेकिन साहब मैं आपको सब बातें बताऊं ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर है दमन, दीव ज्वाला दमन जो है, दमन से लेकर के नॉर्थ गोवा, ये गोवा है, और गोवा में भी नॉर्थ गोवा, नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। तो इस तट को नाम क्या दिया गया, कोंकण कोस्ट दिया गया, यही लाइन लिखी हुई है। आगे देखते हैं कन्नड़ कोस्ट किसे कहा गया है। तो गोवा में अब देखिए मर्मगांव एंड गोवा, मैंगलोर, मैंगलोर है मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक में,
और मर्मगांव है मेरे प्यारे साथियों गोवा के दक्षिण में, यानी दक्कन गोवा में, जहां से ये बिल्कुल टच हो रहा होता है कर्नाटक से, उसको नाम दिया गया क्या, कन्नड़ कोस्ट नाम दिया गया। कन्नड़, कन्नड़ असल में कर्नाटक के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है मालाबार कोस्ट, याद करिएगा ये वही मालाबार कोस्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, मोनाजॉइट सॉइल के बारे में पढ़ा है। ये मैंगलोरू से, मैंगलोर कहां पर है, कर्नाटक में, यहां से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाता है, मैंगलोर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है, ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है ना। यहां की खासियत क्या है, इस तट पर मेरे प्यारे साथियों ब्रैकिश वाटर पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या हुआ, लगून झीलें पाई जाती हैं। सवाल बना लगून झीलें क्या होती हैं सर, जब समुद्र का पानी तट की तरफ जमीन के माध्यम से विभक्त हो जाता है तो उसे पश्च वाटर अथवा ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि गोवा में जाकर के लोग जो हैं वो हाउस बोट में स्टे करते हैं, तो वो हाउस बोट असल में चलती कहाँ है, तो वो उस लगून वाटर के अंदर चलती है, जहां पर नदी का जो समुद्र का पानी है वो एक दीवार के माध्यम से या फिर एक बाउंड्री के माध्यम से समुद्र से डिफरेंट हो रखा है, लेकिन ये भी सलाइन वाटर है, समुद्र का ही पानी अंदर की तरफ आकर के भरा हुआ है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये हो गए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के अलावा अब पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट में 3 स्थान हम सामान्यतया पढ़ते हैं। उत्कल, उत्कल सामान्यतया उड़ीसा को कहा जाता है, ये रहा उड़ीसा। दूसरा है नदन सरकार, नदन सरकार उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जाता है और आंध्र प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट जाता है। इन दोनों में से देखिए 2-2 क्लासिफिकेशन है सर, और दोनों ही मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। उत्कल प्लेन, नदन सरकार और कोरोमंडल तट, ये 3 नाम के आधार पर पूर्वी घाट को विभक्त किया जाता है, ये सत्य है। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक क्लासिफिकेशन और है जो कि स्टेट के हिसाब से है, जैसे उड़ीसा के साथ में उत्कल कोस्ट हो गया, आंध्रा के साथ में आंध्रा कोस्ट हो गया और तमिलनाडु के साथ में कोरोमंडल कोस्ट हो गया। आपको दोनों ही पता करने होंगे, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मैं इस चीज का क्रिएटर नहीं हूं, मेरे मानने से यदि मैं ये कह दूं कि मैं तो उत्कल ही मानूंगा, तुम मत मानो, तुम उत्तरी सरकार मत मानो, तो भाई तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जो मैटर में लिखा हुआ है, दुनियादारी पढ़ रही है जिस चीज को, आपको उन चीजों को पता होना चाहिए। ये 2 प्रकार से इन तटों का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिएगा, पूर्वी तट, पूर्वी तट के अंदर 3 भागे हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, नॉर्थ में है उत्कल तट, उत्कल कोस्ट हो गया, मध्य में है आंध्रा कोस्ट, मध्य में आंध्रा कोस्ट हो गया, नीचे है कोरोमंडल तट। तो 3 प्रकार से आपने कोस्टल डिवीजन कर दिया, इतनी बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। उत्कल यानी कि उड़ीसा की बात की गई है। उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों चिल्का झील। तो मेरे प्यारे बच्चों चिल्का झील जो है ना, वहां से लेकर के कोलेरू झील, कोलेरू झील जो है वो असल में इन दोनों के बॉर्डर पर है, किसके, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर यहां पर है कोलेरू झील। याद कर लीजिएगा, चिल्का झील के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में एशिया की सबसे बड़ी ये ब्रैकिश वाटर झील है। ब्रैकिश वाटर बोले तो लगून झील है। याद करिए, कुछ ही दिन मतलब आज सुबह की क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर भीतरकनिका, याद करिएगा, है ना, यहाँ पर मैंने आपको स्थान बताया था, ऑलिव रिडल टर्टल आते हैं, यहाँ पर ही गहीरमाथा, भीतरकनिका, ये सब वाइल्ड लाइफ से संबंधित स्थान उपस्थित हैं। तो चिल्का झील से लेकर के कोलेरू झील तक का जो तट है इसे हम उत्कल कोस्ट कहते हैं। कोलेरू झील से लेकर के पुलिकट झील तक, पुलिकट झील कहाँ है, इस जगह स्थित है पुलिकट झील। तो कोलेरू झील से लेकर के पुलिकट झील तक का जो रास्ता है, कोलेरू झील से पुलिकट झील का जो तट है इसे आंध्रा कोस्ट कहते हैं। और इसी प्रकार से पुलिकट कोस्ट से लेकर के कन्याकुमारी तक, पुलिकट लेक से लेकर के कन्याकुमारी तक जो कि तमिलनाडु में स्थान है, मेरे प्यारे साथियों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो देखिए पेपर में आपसे सवाल किस प्रकार पूछा जाएगा, आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इन्हें उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करिए। पहला सबसे प्रिय सवाल तो इनका ये होता है। दूसरा सवाल ये पूछ लिया जाता है कि कोरोमंडल तट भारत के कौन से किनारे पर है, पूर्वी किनारे पर है कि पश्चिमी किनारे पर है। फिर सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है उत्तरी सरकार तट कहां पर है। उत्तरी सरकार यानी कि इसे, ये नदन सरकार जो दिख रहा है आपको, इसे उत्तरी सरकार भी कहते हैं, नदन सरकार भी कहते हैं। सिरकार शब्द वैसे तो ये तो पूर्वी किनारे पर अथवा पश्चिमी किनारे पर। मालाबार तट सामान्यतया चर्चा में रहता है, आपको मालूम होना चाहिए मालाबार नाम से भारत, यूएसए और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज भी होती है ना। तो
तो इस प्रकार से चीजों को रिलेट करके पढ़िएगा। ये चीजें जिसका भी नामकरण जो हुआ है इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप लोगों को ये लगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, तो अब मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। हाँ, आपके पेपर में है तो आपको पढ़ना भी है, आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, आपके पास इसको पढ़ना ही एक विकल्प है। आपके पेपर में यहां से चूंकि सवाल पूछे जाते हैं तो इन्हें आप अवश्य याद करिएगा। हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि उत्कल प्लेन कहां से कहां तक जाता है। ऑप्शन में दे दिया आपको पुलिकट से लेकर के चिल्का लेक तक, पुलिकट से लेकर के कोलेरू लेक तक। तो ये ऑप्शंस आएंगे, उसके आधार पर आपको आंसर अपना अटेम्प्ट करना है। उम्मीद है सभी साथियों को मेरी बात समझ में आई हो। अगर आई हो तो कृपया करके एक बार थम्स अप करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आप सभी का। हाँ जी, इस प्रकार से मैंने आपके सामने तट डील किए। उम्मीद है आप सभी को मेरे तट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा हौसला अफजाई के लिए यस और नो में ही बोल दीजिए कि हाँ सर आपने तट को अच्छे से डील किया। थैंक यू सो मच। 95% साथियों का मुझे समर्थन प्राप्त है, तो मुझे फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि अंकित अवस्थी तुम सही कर रहे हो, पढ़ो। अंकित अवस्थी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं आपको एक बहुत प्यारा कंटेंट दिखाने जा रहा हूं जिससे आपका दिल जो है वो एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर हाजिर हुआ हूं अपने इस अगले टाइटल में, और इस टाइटल का नाम है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम चर्चा करेंगे इन तीन चीजों की, एग्रीकल्चर, मिट्टी और फॉरेस्ट। दोबारा से देखिए। हाँ भाई, लगता है फिर से संबंध टूट गया है, संपर्क टूट गया है। एक मिनट रुकिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नो रेस्पॉन्स। मैं चैट ओपन भी कर दूंगा तो भी रेस्पॉन्स का पता चलेगा। सिस्टम हैंग हो चुका है। रिफ्रेश करने के बाद में आपसे फिर से शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं बच्चों। एक मिनट, आपके थम्स अप्स नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं। कोई रिएक्शन दीजिए आप लोग। टेलीग्राम पर बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर वॉइस आ रही है, सब ओके। पर बेटा मुझे आप लोगों का मैसेज नहीं मिलेगा तो फिर मुझे ऐसा लगेगा मैं कंटिन्यू करूं। बच्चों ने मैसेज भेजा है मुझे, बहुत सारे बच्चों ने, श्वेता, भानु, संजय, कमलेश कुशवाहा, रोहन, नेहा, सुनीता, सभी का कहना है कि वॉइस आ रही है, आप चलते रहिए। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, आप बता देना अगर कोई इशू हो तो। अपनी इस क्लास में विद्यार्थियों का भार बहुत ज्यादा है, ऐसी समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब चीजें हैंग हो जाती हैं, हम संख्या में उपस्थित होते हैं। कोई बात नहीं, चलिए मैं शुरू। हाँ जी, तो मेरा कहना है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा लेके आया हूँ, एग्रीकल्चर, सॉइल एंड फॉरेस्ट से संबंधित। क्या है इस कंटेंट में खास, मैं आपको वो बता देता हूँ। असल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस कंटेंट में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पेपर में याद करने होते हैं ना, वो चीजें लेकर हाजिर हुआ हूं। कैसे, मैं बताता हूं। यार काश आपके रेस्पॉन्स, आपके रिएक्शंस देख पाता, काश। बफर आ रहा है, रिफ्रेश करो, वॉइस कट रही है, बफर आ रहा है। अब आया 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 आ गया, आ गया चैट, आ गया चैट। ओके, हाँ जी। आप सोचो ना, चैट ओपन किया है, 1000 टच हो चुका है आंकड़ा, है ना, ऑप्शन का, उसका थम्स अप का। ठीक है, अब देखिए, मैं आपका रिएक्शन देखने का इंतजार कर रहा था। इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो। ये है ना, मतलब कंटेंट देखो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, इतना प्यारा कंटेंट है। जिस चीज के लिए आप परेशान होते थे, एग्रीकल्चर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, देखिए बेटा, इधर देखो। सबसे पहली चीज, फसल कौन कौन सी होती है, बहुत ही, ये इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खरीफ बुगती कब है, रबी बुगती कब है, और जायद बुगती कब है, यानी फसल कौन कौन सी है, कौन कौन से क्षेत्र में उगती हैं।
कृषि कितने प्रकार की होती है? शिफ्टिंग, सब्स्टिट्यूएंट, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स प्लांटिंग, एक्सटेंसिव प्लांटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब। मिट्टी के प्रकार, सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करिए। पर पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा कंटेंट दिखाना बनता है ना भाई। लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, पीटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, और अल्टीमेट तो एग्रीकल्चर में ये है जनाब की फूड ग्रेन्स के बारे में। फूड ग्रेन्स के बारे में क्या है? राइस में भारत के कौन कौन से राज्य नंबर 1 2 3 4 हैं? पल्सेस में कौन कौन है? गेहूं में कौन है? बाजरा में कौन है? मक्का में कौन है? शुगर केन में, कॉटन में, टोबैको में, कॉफी, टी, सिल्क, रबड़। इसी प्रकार से टोटल फूड ग्रेन में कौन है? ऑयल सीड में टोटल कौन है? टोटल सीड में कौन है? सोयाबीन में कौन है? मस्टर्ड में कौन है? ठीक है ना। मसालों में कौन नंबर 1 2 3 है? इसी प्रकार से एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस जो हुए हैं, इनमें से प्रमुख हरित क्रांति, श्वेत, नीली, गुलाबी, पीली, इनके बारे में है। इसके बाद में इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड के अंदर, इंडिया नंबर 1 किस में है? लार्जेस्ट इन मिल्क, मिलेट्स, जूट, जिंजर, बनाना, कैस्टर, मैंगो, सॉफ्ट, ये सब इनके अंदर भारत का क्या नंबर है वो हो गया। फिर दुनिया में भारत की क्या क्या रैंकिंग है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ये आपका व्हीट हो गया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन हो गया, है ना। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, सीरोलॉजी, मॉरिकल्चर, विटीकल्चर, ये सब हो गया। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ वेजिटेशंस में कौन कौन से हैं? भारत में वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय जंगलों का प्रकार, ये सब प्रकार हो गए आपके सामने। ठीक है, फिर इनके बारे में डिटेल है जंगलों के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जंगलों का पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, माउंटेन फॉरेस्ट, टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना, जो मैं आज चर्चा कर रहा था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाना, जबरदस्त तरीके से काम करना, ये हमारा कार्य है। उम्मीद है आप लोगों तक ये चीजें पसंद की और आप इनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेंगे। ठीक है बेटा, और पढ़ना है आप लोगों को, है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, मेरे साथ हैं तो किसी प्रकार की चिंता ना करें आप। ठीक है, और रिवर्स का भी टेस्ट होगा। आप लोग अभी से मैं बोल दे रहा हूं, रिवर्स पढ़ते रहिएगा। रिवर्स का टेस्ट किसी भी दिन मैं बता दूंगा। कल अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का टेस्ट है, सभी लोग सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। कल अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स का टेस्ट है सुबह 10 बजे। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है कृपया करके ढूंढ लीजिएगा कहां पर है टेस्ट, मैं बता देता हूं। स्पेशल क्लास सुबह 10 बजे। ठीक है, तो अपना आप जो है वो तैयारी कर करके आइएगा। आज अफ्रीका का हमने पॉलिटिकल चीज पूछा था, लेकिन पॉलिटिकल का इतना महत्व मुझे पूछने पर लगा नहीं, तो भविष्य में मैं पॉलिटिकल नहीं केवल ज्योग्राफिकल ही पूछूंगा। और ज्योग्राफिकल में मैं आप लोगों से वहां के जो मतलब नदी, नाले, तालाब जो भी है, मतलब जो खास बात है, पहाड़, पर्वत, जीव जंतु, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है ना, डन है बेटा। चलिए तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या क्या खास है आप लोगों के लिए। हाँ, डैम वगैरह सब पूछेंगे बिल्कुल। कल का टेस्ट इसीलिए होगा। हाँ, टेलीग्राम में बेटा मेरा जीके बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से है ना। टेलीग्राम है मेरा जीके बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से। मैं एक बार के लिए फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं, एक बार रुक जाएंगे नहीं तो फिर सब लोग चालू हो जाएंगे। हाँ जी, खरीफ मेरे प्यारे साथियों, खरीफ की फसल के बारे में सुनिएगा। खरीफ बोता कब है? खरीफ बोता है मई में। अब बो रहा है, इस समय उसकी सोइंग हो रही है मई के अंदर, और मई से जुलाई में इसको बोया जाएगा और सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में इसे काट लिया जाएगा। क्या क्या होता है? ज्वार, बाजरा, राइस, मक्का, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट और शुगर केन। अब मैं आपको है ना एक बहुत ही याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। मैं ट्रिक नहीं दूंगा, मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा और आप फिर बताइएगा कि वो कितना अच्छा रहा। देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा। आपने कभी हालांकि आप राजस्थान के नहीं हैं, आप में से कुछ लोग राजस्थान के हैं, लेकिन जानते जरूर होंगे कि जब सर्दियां आती हैं, ध्यान से समझना, सर्दियां आती हैं तो आप बाजरे की रोटी खाते हैं। बाजरे की रोटी, ज्वार बाजरे की रोटी। थम्स अप करिए अगर सुन रखा है तो। पंजाब हरियाणा साइड में, हालांकि राजस्थान में भी मक्का की रोटी खाते हैं। कहते हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग। ध्यान से समझिएगा, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये शब्द भी आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना हुआ है ना। तो अब मेरी बात सुन के देखिए कि मक्का, ये देखिए, तो भाई इनको खाओगे कब? जब पहले बोया गया होगा। तो बोया गया होगा बाजरा, मक्का, ये बोकर के जब अक्टूबर तक मिल गए होंगे। सर्दियां अपने कब आती हैं? अक्टूबर के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है, तो उनमें इनकी पैदावार की वजह से आप चीजें खाएंगे। तो इनको पैदा होने दीजिए, तब जाकर के आप चीजें खाएंगे। मूंगफलियां आप सर्दियों में खाते हैं, तो भाई खेतों में ऐसा थोड़ी होता है आज बोया कल उखाड़ लिया। तो भाई पहले वो पनपी होगी, तो मूंगफली पहले बोई गई होगी, तब जाकर के ही तो आपने उस समय खाई होगी। हम सब करिए अगर बात समझ रहे हैं तो इसका मतलब कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, खरीफ की फसलें कैसे याद रखें, है ना, इन फसलों को कैसे याद करें। तो उपयोग से याद करिए
कि हम इस समय उपयोग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि सीजनल चीजों का उपयोग किया जाना चाहिए। सीजनल का मतलब है सीजन के हिसाब से जब आपने बोई होंगी और जब वो आपके सामने आई होंगी तभी तो उपयोग करेंगे ना आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा ऐसे ही देखो, सर्दियों में आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो कॉटन के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो भाई कॉटन पहले बोया होगा। अरे भाई रुई नहीं भराते अपन, गद्दे रुई वगैरह जो भरवाते हैं, सर्दियों में तो रजाई की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने हार्वेस्टिंग का काम, अच्छा अब शुगर केन बताता हूं मैं आपको। हालांकि शुगर केन आजकल कभी भी बुगने लगा है क्योंकि ये वाणिज्यिक फसल हो गई है, लेकिन फिर भी शुगर केन से ताजा रस से निकलता है गुड़। अगर आप लोगों ने सर्दी में अगर गुड़ मूंगफली नहीं खाई तो सर्दियां अधूरी रह गई सर आपकी अभी तक है। इसी प्रकार से गुड़ का उपयोग आप मतलब दूध के साथ भी या अन्य तरीके से भी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब चीजों को रिलेट करिए कि जो चीजें अब बोई जाएंगी वो सर्दी में खाई जाएंगी। ये लीजिए साहब जी, हो गया सारा के सारा काम। ज्वार, बाजरा, मक्का। तो कम से कम अगर सवाल में आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग से हम इसे सही करके आ जाएंगे। थम्स अप करिए अगर बात समझ में आ जाए तो। याद कर लीजिएगा कि हम इसका कंजप्शन सबसे ज्यादा कब करते हैं, सवाल स्वतः ही सही हो जाता है। अच्छा दूसरा देखते हैं, रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाएंगी और अप्रैल और फरवरी में काटी जाएंगी, है ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूं साहब जी। अब देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूं, गेहूं, है ना। अब मैं आपको बताऊं गेहूं के केस में क्या सीन है। आप लोगों ने गेहूं, ज्वार, ग्राम, यानी कि ग्राम मतलब क्या हो गया, वो जो चने वगैरह की जो चीजें हो गई, वो अलसी, मटर, आलू, ये सब चीजें अगर आपको याद हो तो इनको फरवरी में बो करके अप्रैल में, मतलब फरवरी और अप्रैल के बीच में काटा जा रहा है। अब आप पूछेंगे और सवाल पता है बहुत ही टिपिकल बनता है ये वाला कि सर जो ये जो है ना राइस, ये राइस तो बोया जा रहा है अभी, कब, खरीफ की फसल में, और जो चावल है ये रबी की फसल में बोया जा रहा है। ऐसा क्यों है? मैंने कहा भाई ये ऐसा इसलिए है क्योंकि खरीफ की फसल मानसून के साथ बोई जाती है। खरीफ की फसल किसके साथ बोई जाती है? मानसून के साथ, जो बारिश हुई है ना उसके तुरंत बाद बोई जाती है। मानसून में होता है पानी, पानी के कारण राइस को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए। इसी कारण से याद करिए, हाँ भाई कुछ याद आ जाए तो करंट का एक सवाल, हाल ही में धान की खेती करने के लिए हरियाणा सरकार ने लोगों को मना किया है। रीजन, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। कब पढ़ा था करंट में अपन ने? अभी महीने भर पहले पढ़ा है, मुश्किल से महीना भर हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय ही वो बोया जाने वाला था, यानी कि वो किसकी फसल थी? खरीफ की फसल थी। अच्छा अब गेहूं से संबंधित बात बताता हूं। देखिए अपने एक त्योहार आता है होली का। आप लोगों के पता नहीं कस्टम्स क्या होते हैं, लेकिन राजस्थान में कस्टम ऐसे हैं कि जब होली का दहन होता है तो होली का दहन के समय बाजरा, वो जौ जो होता है ना, जौ जिसे आप समझते हैं, उस जौ को ले जा करके उसकी बालियां ले जाई जाती हैं, यानी कि जौ को काट करके होलिका दहन के समय उन बालियों को सेका जाता है। आपके यहाँ होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन उस कस्टम के तौर पर उसको होलिका दहन के समय ले जाया जाता है। तो इसका मतलब उस समय वो फसल उग रही होगी, है ना। चीजों को रिलेट करके, हर चीज का रिलेशन संभव नहीं है लेकिन अधिकांश चीजें संभव हैं। अच्छा इसी प्रकार से जायद की फसलें, ये शॉर्ट टर्म की फसलें होती हैं जो कि रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं, मार्च से जून के बीच में, यानी कि जब इंतजार हो रहा है कि मानसून आ जाएगा और मार्च में जब रबी की फसल खत्म हो गई है उस समय पर अगर आप कोई फसल बोएं, जैसे आप देखो इन दिनों आप लोग क्या खाने लग रहे हो? वाटरमेलन खाने लग रहे हो, वाटरमेलन, तरबूज खाने लग रहे हो, ककड़ी खाने लग रहे हो, लौकी, कद्दू, ये सब इन्हीं दिनों तो खा रहे हो आप अपने घर में। इन दिनों देखो क्या क्या खाने का सामान आ रहा है, उन्हें जरा नोटिस करो और पहचानने की कोशिश करो कि आपके घर में इन दिनों खाने के लिए ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो इससे चीजों को रिलेट कर लीजिए, आपका काम स्वतः बन जाएगा। हाँ भाई डन हो गया, समझ में आ गया? ओके चलिए, तो सर जी ये हो गया आपका सारा काम। ये वाला जो पोर्शन है एक बार रीडिंग करके आइएगा यहां से आगे, फिर कल आप लोगों के साथ में इसके बारे में फर्दर डिस्कशन होगा। ठीक है बेटा, इसके बारे में आगे जो डिस्कशन है ये फर्दर आपके साथ कल किया जाएगा। आज जो पढ़ाया है उसमें अगर कोई दिक्कत है आपको तो बताइएगा। अच्छा लगा सभी को? रमन करेंगे बेटा इसका कुछ। उत्कर्ष सीएचएसएल में बेटा करंट जो आएगी ना ये मोस्ट प्रोबेबली अगर पेपर नया बनाया तब तो 6 महीने की आएगी, पुराना भी पूछ सकता है, साल भर का याद कर लेंगे, लोड मत लो।
हाँ, करंट से याद आया, मैं कल इवनिंग से करंट की रिवीजन क्लास शुरू करूंगा स्पेशल क्लास में, जिनको करनी हो कर लीजिएगा। आई एम सॉन उठाकर गूगल कर लो भैया इनको, है ना। राइजिंग स्टार ने मुझे हिंट दिया है कि वो मतलब ऑल ओके होगा तो थम्स अप करेंगे, और बफर होगा तो वो स्माइल, वो वैसा गर्दन बना करके बना बताएंगे। ठीक है बेटा, मैं समझ जाता हूँ उस चीज से। शुभम, ठीक है।
है।